नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का नामकरण कैसे हुआ था ये देख लिया था। आज हम लोग हिंदी के वर्णमाला को देखेंगे। अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए भैया, किसकी बात की जाए? वर्णमाला की। वर्णमाला तो हम सभी को पता है कि वर्णों के क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वर्ण का अर्थ हिंदी शब्द इसका होता है भैया अक्षर। और आप सभी को पता भैया, आ का मतलब होता है नहीं। किसी भी शब्द के पहले अगर अ दिखाई दे तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि अ का अर्थ होता है नहीं। ठीक। क्षर का अर्थ होता है भैया क्षरण करना, यानी जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता है, जिसको छोटा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अक्षर की बात आएगी तो जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता, जिसको छोटा नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अच्छा, माला शब्द का अर्थ होता है व्यवस्थित व क्रमागत। ठीक। जैसे उदाहरण ले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर में जो माला आप देखते होंगे ऐसे रहता होगा। अब होता क्या भैया, इस माला में आप देखते होंगे एक पुष्प का मुख ऊपर है तो क्या दूसरे का मुख नीचे होगा? तो ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे सभी पुष्पों का मुख ऊपर ही रहेगा। ठीक, यानी ये क्या है भैया? क्रमागत है। क्रमागत का मतलब क्रम से है, तो वही हम कहते हैं कि यहाँ क्रमागत, यहाँ माला का क्रमागत। तो किसकी माला है? तो वर्णों की। तो आपकी परिभाषा बन जाती है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमागत समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक। अब वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक। इन 52 वर्णों में ध्यान दीजिएगा कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो आपके स्वर होते हैं भैया। स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके बाद भैया अब ध्यान दीजिएगा 39 व्यंजन है। 39 क्या है? व्यंजन है। और 2 अयोगवा है। ठीक। 3 भाग हुए हैं, यानी वर्णमाला के जो 52 वर्ण है उसमें 3 भाग हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ण के कितने, ये वर्णमाला के हम बता रहे हैं, यही पर हमको कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे वर्णमाला के भाग पूछेगा तो 3, लेकिन अगर वर्ण की बात करेगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा, केवल वर्ण की बात करेगा तो वर्ण के 2 ही भेद होते हैं भैया। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं, अगर स्वर और व्यंजन को हम मिलाएंगे तो 39 11 85 हो रहा है, तो 52 2 और कहाँ गए? तो ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह को जो होता है इसी व्यंजन की श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। किसको? अयोगवाह को। तब आपके व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 41 हो जाती है। और 11 वर्ण मिला के कितने हो जाते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा 11 वर्ण मिला के आपके 52 हो जाते हैं। 11 वर्ण मिला के कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, ये हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे वर्ण को। वर्ण क्या होता है? वर्ण की हम लोग सबसे सार्थक जो परिभाषा होती है उसको देख लेंगे।
देखिए, अगर वर्ड की बात की जाए भैया, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अपनी मौखिक भाषा को, अपनी मौखिक भाषा को, मौखिक मतलब जो हम लोग बोल पा रहे थे, ठीक, अपनी मौखिक भाषा को, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों ने कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया, जो आगे चलकर वर्ड हो गए, जो आगे चलकर वर्ड हो गए या वर्ड का रूप धारण करते हैं। होता क्या भैया, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि और वर्ड में थोड़ा सा अंतर हम लोग देखेंगे, ध्वनि और वर्ड, तब आपको ये परिभाषा समझ में आएगी, वरना परिभाषा समझ में नहीं आएगी। ध्वनि का मतलब होता है कर्णवत होना, जबकि वर्ड का अर्थ होता है कर्णवत के साथ मुखरित होना। कर्णवत के साथ मुखरित होना। अब देखिए, इन्होंने कहा ध्वनि का मतलब होता है कर्णवत होना। जैसे हम मान लीजिए कुछ ध्वनि बोलते हैं भैया, जैसे इस बोर्ड पर मैं अपना मार्कर पटक रहा हूँ, संभवतः आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक, लेकिन ये जो मार्कर का और बोर्ड की आवाज आपके कानों में जा रही है, क्या उससे आप बोल सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा भैया हम नहीं बोल सकते, ठीक। लेकिन जो हमारी आवाज आपके कान में जा रही है, संभवतः इसे आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक। बस वही अंतर है, ध्वनि को हम केवल, ध्वनि से हम केवल कर्णवत हो सकते हैं, यानी केवल सुन सकते हैं, ठीक। लेकिन वर्ड से हम क्या होते हैं भैया, कर्णवत होने के साथ साथ मुखरित भी होते हैं, यानी सुनने के साथ साथ उसको हम बोल भी सकते हैं, वो वर्ड होता है। तो अब देखिए क्या, अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, यानी जो हम बोल पा रहे हैं इसका प्रयोग हम कैसे करें। जैसे आप मेरे सामने, हम आपसे बातें कर रहे हैं, आज के समय मीडिया का जमाना है, हम लोग बात कर ले रहे हैं, लेकिन पहले के समय में कोई दूर चला जाता होगा तो उस तक हम अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया। जब ध्वनि चिन्ह, जैसे मैं आपको कह दूं भैया, ऐसा है कि अगर आप ऐसे कोई देखते हैं, मान लीजिए कुछ देखते हैं ऐसे, तो आपको लगता है संकेत किया गया ना, तो यह इसका मतलब आप संकेत समझ लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने इस जो ध्वनि चिन्ह का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या समझ गए का, ठीक। बस अब हमारा आपका जो नाम है वो भी केवल क्या है, संकेत मात्र है। अरविंद माने कमल होता है, अरविंद माने हम थोड़ा ही हैं, हम कमल थोड़े ही हैं, लेकिन एक संकेत रखा गया कि आपको अरविंद जैसे कहा जाएगा तो आपको तुरंत पीछे मुड़ना है, पलट देखना है, सुनना है, ठीक। ऐसे भैया यहाँ भी जो वर्ड बोले जा रहे थे, जो ध्वनियां बोली जा रहे थे, उसके लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया। जो हम मौखिक रूप से भाषा बोल रहे थे उसके लिए हम ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किए, और वही ध्वनि चिन्ह आगे चलकर क्या बन गए भैया, वर्ड हो गए। ये वर्ड की पूर्ण परिभाषा है, ठीक। अब अगर आपसे पूछता है वर्ड की भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम काहे वर्ड लगाते हैं, ध्वनि को क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ध्वनि का मतलब भैया केवल कर्णवत होना, केवल हम सुन सकते हैं। वर्ड को जो उसी ध्वनि को जो नाम दिए गए, जिस ध्वनि को हम सुन और बोल सकते हैं, उसका नाम वर्ड हो जाता है। इसलिए हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या लगाते हैं, वर्ड। इस तथ्य को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भैया, अगर वर्ड की बात की जाए तो वर्ड के कितने भेद होते हैं,
तो वर्ण के भैया दो भेद होते हैं, दो भेद। कितने भेद? दो भेद होते हैं भैया। और दोनों भेदों में आपको अभी जस्ट पहले, इसके पहले मैंने बताया कि ये जो दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब भैया इस स्वर और व्यंजन का हम एक एक करके वर्गीकरण करते हुए देखते हुए चलेंगे। शायद ये थोड़ा ऊपर हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। व्यंजन दिखाई दे रहा है तो हम इस स्वर को नीचे लिख दे रहे हैं या इधर लिख दे रहे हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कल से हम लोग स्वर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और इसमें एक एक चीजों को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को जानेंगे। अगर वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नई चीजें मिल रही हो और जानकारी अच्छी लग रही हो भैया, तो इसे थोड़ा सा कष्ट करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूर तक थोड़ा सा फैलाने का कार्य करिएगा, ताकि आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़ सके और हमारी वजह से आप आगे बढ़ सके। इसी शुभकामना के साथ आज बस करते हैं भैया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।